जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं लेकर के आया हूं केवीएस पेडागॉजी एमसीक्यू सीरीज़ का ये अगला पार्ट, और उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक संघ के कार्य निम्नलिखित में से सभी हैं सिवाय। तो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के कौन से कार्य हैं किसको छोड़ करके? तो बाकी सब कार्य हैं और एक ऐसा है जो कार्य नहीं है शिक्षक अभिभावक संघ का। ऑप्शन है माता पिता की भागीदारी के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित करने के, स्कूल नीतियों में एडवाइज करने के लिए, पाठ्यक्रम में संशोधन का सुझाव देने के लिए। बिल्कुल यही जो है ये काम नहीं है। अभिभावक शिक्षक संघ का कार्य ये नहीं होता है कि वो सिलेबस में संशोधन का सुझाव दे, क्योंकि सिलेबस में संशोधन का सुझाव जो होती है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो कि सीबीएसई देती है, और उसके जो बोर्ड्स रहते हैं वो संशोधन का सुझाव देते हैं। आगे बढ़ते हैं। छात्रों का नेतृत्व करते समय एक शिक्षक द्वारा आत्म मूल्यांकन एक डैश के रूप में भूमिका दर्शाता है। While leading the student, self evaluation by a teacher shows his role। तो कौन सा रोल बताता है? कक्षा शोधकर्ता, क्लासरूम रिसर्चर, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। बिल्कुल उसका जो रहता है एक चिंतनशील चिकित्सक या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में भूमिका दर्शाता है यदि छात्रों का नेतृत्व करते समय शिक्षक जो है आत्म मूल्यांकन करता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सामुदायिक भागीदारी के संदर्भ में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए कौन सा कथन जो है सही है। अभिभावक शिक्षक संघ औपचारिक सामुदायिक भागीदारी है। बिल्कुल आपको पता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या कहलाता है? कम्युनिटी के माध्यम से स्कूल में शिक्षा को बढ़ावा देना और स्कूल को जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करना, मुहैया कराना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ये लक्ष्य होता है। स्वयं सहायता समूह अनौपचारिक सामुदायिक भागीदारी है, तो ये कहीं ना कहीं इससे प्रश्न से संबंधित नहीं है। आपको स्वयं सहायता समूह पता होगा, गांव में 10 या 20 लोगों का समूह होता है जो गरीबी उन्मूलन एक कार्यक्रम के लिए चलाए गए थे, जिसमें वो अपनी सुविधाएं या फिर अपनी स्वयं से हेल्प करते हैं स्वयं सहायता समूह के द्वारा। इसमें केवल एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? विद्यालय के प्रधानाध्यापक की, विद्यालय विकास समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो होता है एसएमसी, जो कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकें होती हैं वर्ष में कम से कम 2 बार, तो उसी के द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए उपलब्धि डेटा या उपलब्धि डेटा को अचीवमेंट डेटा जो है का सर्वोत्तम संभव उपयोग क्या होगा? तो आंकड़ों को निर्देशात्मक सुधार की चल रही प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए। मेक डेटा पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग साइकिल ऑफ इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट। छात्रों को स्वयं के आंकड़ों की जांच करना और सीखने के लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो ये दोनों जो ऑप्शन हैं ये अचीवमेंट डेटा का यूज करने के लिए सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बोथ ऑफ अबव इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्र में शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन और अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। तो जो शिक्षकों का कार्य प्रदर्शन जो है, हमें परफॉर्मेंस बढ़ाना है टीचर्स का और मोटिवेशन, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रदर्शन के आधार पर सैलरी में हमें वृद्धि करनी चाहिए, कार्यभार की कमी, वर्कलोड कम करना चाहिए, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण। बिल्कुल यह सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षकों की यदि हमें परफॉर्मेंस बेहतर करनी है तो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग्स जो हैं वो हमें टाइम टू टाइम कंडक्ट करानी चाहिए, जिससे शिक्षक जो हैं अपनी शिक्षण गतिविधियों को और अच्छी तरह से क्लास में अप्लाई कर पाएँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कार्यक्रम उद्योग के साथ साझेदारी बनाने हेतु
विद्यालय के लिए सबसे उपयुक्त है। ये एक नया क्वेश्चन है, इसको जरूर आपको याद रखना है, अच्छे से समझना है कि उद्योग के साथ साझेदारी बढ़ाने हेतु विद्यालय के लिए क्या उपयोग है। यहाँ पर स्कूल और एक फैक्ट्री जो है उसमें साझेदारी बढ़ाने की बात की है, तो कौन सा कार्यक्रम होना चाहिए? फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्क प्लानिंग प्रोग्राम, शिक्षक इन उद्योग, टीचर इन इंडस्ट्री प्रोग्राम। तो ये इन प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अब मैं बता देता हूँ ये कैसे इस प्रश्न का उत्तर है। टीचर इन इंडस्ट्री प्रोग्राम, ये वर्ड इस तरह से है कि टीचर्स को फैक्ट्रियों में, उद्योगों में कुछ समय के लिए नियुक्त करने से लेकर है, ताकि टीचर्स भी औद्योगिक कौशल सीख पाएं और अपने कक्षा में छात्रों को सिखा पाएं। क्योंकि शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होता है कि छात्रों के कौशल का विकास करना। तो यदि छात्रों को अलग अलग कौशल का, उद्योगों की समझ उनमें होगी और टीचर अपडेटेड रहेगा हर एक नॉलेज के लिए और फैक्ट्रियों से, वर्क से, तो वो क्या कर पाएगा? कक्षा में अच्छी शिक्षा दे पाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न ये था कि कौन सा जो है उद्योग साझेदारी बनाने के लिए विद्यालय के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टीचर इन इंडस्ट्री प्रोग्राम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विद्यालय स्वमूल्यांकन और सुधार से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट? तो यह गतिशील वातावरण में विद्यालय की सहायता करता है, प्रणालियों को प्रभावी निदान प्रबंधन को सुनिश्चित करता है, विद्यालयों को उद्देश्यपूर्ण योजनाबद्ध कदम उठाने में मदद करता है, विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर शिक्षकों की मदद करता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और प्रश्न में पूछा गया था कौन संबंधित नहीं है स्वमूल्यांकन से, तो ये संबंधित नहीं है कि यह विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर शिक्षकों की मदद करता है, तो ये कहीं ना कहीं संबंधित नहीं है सेल्फ असेसमेंट से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेतृत्व शैली जिसमें प्रमुख अपने अधीनस्थों को उनकी क्षमताओं और अपेक्षाओं से परे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और प्रेरित करते हैं। तो लीडरशिप में जो चीफ होता है अपने अधीन जो आने वाले जो हैं वर्कर्स, उनको मोटिवेट करता है बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज एक्सपेक्टेशन। वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ये लीडरशिप का जो गुण कहलाता है परिवर्तनकारी नेतृत्व कहलाता है, ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय विकास योजना प्रक्रिया अक्सर किस घटक के साथ शुरू होती है? लीडरशिप स्टाइल इन विच द चीफ इनकरेज, इसका जो अगला क्वेश्चन ये नहीं है। तो मिशन का सूत्रीकरण, दर्शन और लक्ष्य का निर्माण, लक्ष्यों का निर्धारण या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है आपके विद्यालय विकास योजना प्रक्रिया इन सभी के साथ जो है शुरू होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ्यचर्या को डैश पर ध्यान देना चाहिए। तो करिकुलम शुड फोकस्ड ऑन, इसका आपको पता होगा कि आजीवन अधिगम के लिए शिक्षा, या एजुकेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपको पता है कि एजुकेशन का एक गोल ये भी होता है कि बच्चों में एक जो है डेवलप करना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट डेवलप करना, ये एजुकेशन का उद्देश्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। These are the major features और NEP 1986 एक्सेप्ट, जो नई शिक्षा नीति 1986 की है, उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें पूछा है के सेवाएं। तो उसमें जो है शिक्षण पदानुक्रम के पुनर्गठन, इसकी बात नहीं की गई है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग हायरार्की यूज किया जाए, तो इसकी बात नहीं की गई है आपकी NEP 1986 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाथ धोने की सुविधा के संदर्भ में स्कूल में से निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है? तो हाथ धोने की सुविधा के लिए क्या करना चाहिए स्कूल में? वॉशिंग फैसिलिटी के लिए तो पानी की उचित और निरंतर आपूर्ति, तो प्रॉपर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर होनी चाहिए, और वॉश बेसिन शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल हाइट। तो ये जो वॉश बेसिन है वो बहुत ऊंचाई पर होना चाहिए। तो ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन केवल एक जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा पाठ्यचर्या क्षेत्र है जिसका परीक्षण अंकों के लिए नहीं किया जा सकता है? करिकुलर का एरिया ऐसा कौन सा है जो मार्क्स के लिए नहीं होता है? आपका स्वास्थ्य, योग और संगीत। तो उपयुक्त में से सभी, ये तीनों ऐसे एरिया हैं जो केवल मार्क्स के लिए जिनका परीक्षण नहीं किया जाता है। ये स्किल से संबंधित हैं हमारे।
आगे देखते हैं, शिक्षा विद्यालयों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या करती है? दोनों के लाभ बच्चे की जरूरतों और समाज की मांगों में सामंजस्य स्थापित करती है, मिलनसार होना, दूसरों के साथ संवाद करना सिखाती है, आवश्यकता के अनुसार स्कूल कार्यक्रम तैयार करती है। तो ये सभी जो हैं हमारे शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, जो शिक्षा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसको बाल अधिकारों के रूप में नहीं माना जाता है? तो निम्न में से कौन सा चाइल्ड राइट ऑफ चिल्ड्रन नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार ये तो है बच्चों का, सुरक्षा का अधिकार ये है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है कि सभी मांगों को पूरा करने का अधिकार, ये कोई अधिकार नहीं है कि बच्चों की हर एक नीड को पूरा करने का अधिकार, ये कोई चाइल्ड राइट नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। NEP 2020 में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है, किसको रिकमेंड किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड इन NEP 2020? तो यहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म, तो यही इसका आंसर हो जाता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है NEP 2020 में रखा गया है। इसका मतलब होता है कि बच्चों को कई भाषाएं सिखाना। यदि बच्चों में कई भाषाएं हैं, कई स्कूल ऐसे रहते हैं जिसमें बच्चे जो हैं अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, तो उसको प्रमोट करना कि बच्चे अलग अलग भाषाओं में संवाद करें। तो ये जो NEP 2020 में सिफारिश की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का भाग्य कक्षाओं में आकार ले रहा है। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कथन जो है कहाँ कहा गया है? तो ये जो कहा गया है शिक्षा आयोग 1964 और 66 में एक आया था जिसमें ये कथन कहा गया था। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है किसका है? तो शिक्षा आयोग का ये स्टेटमेंट था 1964-66 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो कि RTE एक्ट 2009 में बताया गया है, इसके तहत सरकार सभी बच्चों के लिए बच्चों की देखभाल शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि वे आयु पूरी नहीं कर लेते। तो आपको पता है कि किस आयु से किस आयु तक? 6 से 14 वर्ष की। तो जब तक वो 6 वर्ष आयु पूरी नहीं कर लेते तब तक वो जिम्मेदार नहीं है। 6 वर्ष जैसे ही बच्चा आयु पूरी कर लेता है तो उसके लिए जो है जिम्मेदार होता है कौन? RTE एक्ट जो है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है उसकी सेवा प्रोवाइड कराने के लिए बच्चे के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य स्कूली वातावरण के अंतर्गत नहीं आएगा? तो कोई स्कूल का वातावरण है हेल्थफुल, तो कौन सा नहीं करेगा? पेयजल करेगा, कूड़ेदान है स्कूल में, सुरक्षित भोजन है, तो स्कूल के वातावरण को स्वस्थ रखेगा। लेकिन डर्टी टॉयलेट्स जो हैं स्कूल के जो वातावरण को स्वस्थ नहीं रखेंगे, हेल्थफुल नहीं रखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि लगातार आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं और आपको ये लग रहा है कि काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको समझ में आ रही है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, क्योंकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है लगातार वीडियोस लाने के लिए। और जो आपके फ्रेंड्स केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर उनको शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियोज़ का बेनिफिट ले पाएँ। और आपको हर एक वीडियो की हम एक PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं, तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन के द्वारा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए और वहाँ पर आप PDF आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।